नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है? अटल पेंशन योजना किस वर्ग के लोगों को पेंशन बेनिफिट देने के लिए है? यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लैंडिंग स्कीम किस चीज़ की प्रायर लर्निंग को रिकॉग्नाइज करती है? और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो क्या है, उसको कौन सेटअप करता है, उसके कितने मेंबर और उसका चेयरमैन कौन होता है? इफ़ यू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं जानते तो आज हम इस वीडियो में इन 5 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सभी इंडियन इकोनॉमी के PYQs हैं जो 2016 और 17 में पूछे गए थे। टुडे आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय ए यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, डी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। At this point, you can pause the video, read the question again very carefully, try to solve it yourself. Then you are ready to move towards answer and analysis part. सिंपल जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में फ्रेम हुआ है। एक्चुअल क्वेश्चन है कि इसको कौन रिलीज करता है? इसको IMF रिलीज करता है। ये क्वेश्चन 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अलावा IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट भी रिलीज करता है जो कि प्रीलिम्स के 2014 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को हमने लेक्चर 3 क्वेश्चन नंबर 8 में ऑलरेडी डिस्कस किया है। वहाँ पे हमने बताया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अलावा IMF और कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है। And that the other report is global financial stability report, and link will be given in I button. You can visit and watch this lecture. ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट क्या है? ये एक असेसमेंट प्रोवाइड करती है किस चीज़ का? जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है और मार्केट्स हैं उन सब का। इसका मतलब क्या है? क्या असेसमेंट कि भाई करंट मार्केट कंडीशंस कैसी हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कौन कौन से रिस्क एमर्ज हो रहे हैं और उन सभी रिस्क का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इन सब के बारे में जो डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करना वो IMF का काम है और वो इस काम को इस रिपोर्ट के थ्रू करता है। देन देर इज यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ये एक बैंक है, इसलिए टू मेक मॉनेटरी पॉलिसी। इसके लिए यूरोजोन के लिए। यूरोजोन क्या है? यूरोजोन एक करेंसी यूनियन है जिसमें 20 मेंबर स्टेट्स हैं यूरोपियन यूनियन की। और इसका क्या काम है कि फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस को भी मैनेज करना इन सभी मेंबर स्टेट्स के लिए। इसको 1999 में सेटअप किया गया था ट्रीटी ऑफ एम्स्टरडेम के द्वारा। देन देर इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये वर्ल्ड बैंक का ही एक पार्ट है। इसके बारे में ऑलरेडी लेक्चर नंबर 5 क्वेश्चन 10 में डिस्कशन हो चुका है। Then there is Organization for Economic Cooperation and Development. It has also been discussed earlier in lecture number 7, question number 1. Then regarding the Atal Pension Yojana, which of the following statements is or are correct? It is a minimum guaranteed pension scheme mainly targeted at unorganized sector workers. Number 2, only one member of a family can join the scheme. Number 3, same amount of pension is guaranteed for the spouse for life after subscriber's death. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. The question has been asked about अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आप इसको इजीली सोल्व कर पाएंगे कि भाई ये एक मिनिमम गारंटीड पेंशन स्कीम है। किसके लिए? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनको पेंशन बेनिफिट्स देने के लिए। ओनली वन मेंबर ऑफ ए फैमिली कैन ज्वाइन इट, दैट इज़ नॉट ट्रू। 2 मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेम अमाउंट ऑफ पेंशन इज
guaranteed for the spouse for life after subscriber's death. That is also true कि अगर जिसने पेंशन ले रखी है उसकी डेथ हो जाती है then the his or her spouse will get the pension benefits. C is the correct answer. डिटेल से बात करते हैं अटल पेंशन योजना क्या है। अटल पेंशन योजना एक स्कीम है किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। कब लॉन्च किया गया इसको, 2015 में। क्यों, ताकि पेंशन बेनिफिट दिए जा सकें किसको, जो वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं कहाँ पे, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। इसका मेन पर्पज़ क्या है कि ओल्ड एज सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए। ब्लू कॉलर वर्कर्स कौन हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, रिक्शा चलाने वाले होते हैं, कूड़ा कचरा उठाने वाले होते हैं, कोबलर्स जो होते हैं, और जो एग्रीकल्चरल और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की लेबर है, और जो लैंडलेस लेबर है, वो सभी ब्लू कॉलर वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं। इन नेक्स्ट ईयर्स देयर कैन बी ए क्वेश्चन ऑन हु आर ब्लू कॉलर वर्कर्स। ये भी सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ब्लू कॉलर वर्कर्स की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं। देन यू शुड रिमेंबर दिस फैक्ट। इस स्कीम के और क्या फीचर्स हैं कि भाई मिनिमम गारंटीड पेंशन दी जाएगी कितनी, 1000 to 5000 इस रेंज के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन जितना आप सब्सक्रिप्शन के पीरियड के दौरान अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। देन को कंट्रीब्यूशन भी किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फर्स्ट 5 ईयर्स तक। एंड अगर प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है सब्सक्राइबर की, यानी 60 ईयर्स ऑफ एज के पहले, देन हिज और हर स्पाउस कैन कंट्रीब्यूट द पेंशन फंड। या तो वो कंट्रीब्यूट कर सकता है या सकती है, या फिर वो जितनी भी अमाउंट है उसको विड्रॉ भी कर सकती है, जितना भी वेल्थ एक्यूमुलेट हुआ है तब तक, देन ही और सी विल गेट दैट अमाउंट। इन केस अगर पति पत्नी दोनों की मौत हो जाती, देन जो नॉमिनी है उनका, ही विल गेट द wealth that has been accumulated in the account till the age of 60 years. And it replaced the earlier स्वावलंबन योजना। इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है PFRDA, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये NPS के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करती है। ये अथॉरिटी क्या है इसके बारे में आगे बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है इस पेंशन स्कीम के अंडर में, कि आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, you should have a valid bank account, and the applicant's age should be between 18 to 40 years, and the candidate must have possessed Aadhaar card. Income tax payee cannot join this scheme. This rule has been made after October 1, 2022. And अगर जिन लोगों ने जो इनकम टैक्स पेई है उन्होंने पहले इस स्कीम को ज्वाइन कर रखा था, तो उनका जितना भी पैसा उसमें इकट्ठा हुआ है उनको वो मिल जाएगा। Then the contribution of Atal Pension Yojana are eligible for tax benefit, similar like National Pension Scheme. Then there is PFRDA, इसको 2003 में सेटअप किया गया था एज ए स्टेचुटरी बॉडी। क्यों, ताकि जो पेंशन सेक्टर को प्रमोट और रेगुलेट किया जा सके। ये कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में काम करती है, ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, जो फाइनेंशियल सर्विसेज का डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, वहाँ पे ये काम करती है। देन देर इज़ नेशनल पेंशन स्कीम, ये एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो 2004 में लॉन्च की गई थी सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। कोई भी इंडिविजुअल सिटीजन, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, इसको ज्वाइन कर सकता है बिटवीन द एज ऑफ 18 to 60 ईयर्स, सॉरी। After that, there is European Stability Mechanism, sometimes seen in the news, is an agency created by EU to deal with the impact of millions of refugees arriving from Middle East. B. Agency of EU that provides financial assistance to Eurozone countries. Then Agency of EU to deal with all the bilateral and multilateral agreements on trade. Then Agency of EU to deal with the conflicts arising among the member states or countries. सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है किस चीज़ के बारे में, यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म। यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म यानी ESM, ये क्या है। ये एक एजेंसी है जो EU की यानी यूरोपियन यूनियन की एजेंसी है। क्यों,
क्या पर्पज़ है इसका? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना, किसको? जो यूरोजोन कंट्रीज़ हैं। यूरोजोन में कितनी कंट्रीज़ हैं? 20 कंट्रीज़ जो मेंबर्स हैं, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, किसकी? ऑफ यूरोपियन यूनियन। कब सेटअप किया गया? 2012 में। क्यों? ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा सके, यानी आर्थिक मदद दी जा सके, किसको? जो यूरोजोन की मेंबर स्टेट्स हैं। यूरोजोन एक इम्पोर्टेंट टर्म है, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी की कंडीशन में इनको आर्थिक मदद दी जा सके। इसने रिप्लेस कर दिया था, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, किसको? दो पहले ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई थी, दैट इज़ यूरोपियन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फैसिलिटी एंड यूरोपियन फाइनेंशियल स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म। इनको रिप्लेस करके यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म बनाया गया था। Then it is a lender of last resort for euro area countries when they are unable to refinance their government debt in financial markets at sustainable rates. इसकी मैक्सिमम लैंडिंग कैपेसिटी है यूरो 500 बिलियन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लग्जमबर्ग सिटी एंड में है, जो लग्जमबर्ग कंट्री की कैपिटल है। देन यूरोजोन या फिर इसको यूरो एरिया भी बोलते हैं, ये क्या है? ये करेंसी यूनियन है, किसकी? 20 मेंबर स्टेट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन दैट हैव अडॉप्टेड यूरो एज देयर प्राइमरी करेंसी एंड सोल लीगल टेंडर। इन सभी कंट्रीज़ ने यूरो को अपनी कॉमन करेंसी मान लिया है और वो उसी को अपनी प्राइमरी करेंसी के रूप में यूज़ करती हैं। ये कौन सी कंट्रीज़ हैं? मैप में जो ब्लू कंट्रीज़ हैं ये सभी यूरोजोन की कंट्रीज़ हैं, मेंबर्स हैं। ये टोटल 20 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी? ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, क्रोएशिया, साइप्रस, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पोर्टुगल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया एंड स्पेन। ये सभी कंट्रीज जो ब्लू कलर में हाईलाइटेड है, दीज ऑल आर यूरोजोन कंट्रीज। Then there is recognition of prior learning scheme. Is sometimes mentioned in the news with reference to A. Certifying the skills acquired by construction workers through traditional channels. B. Enrolling the persons in universities for distance learning programs. C. Reserving some skilled jobs to rural and urban poor in some public sector undertakings. D. Certifying the skills acquired by trainees under the National Skill Development Program. The question has been asked about recognition of prior learning scheme कि भाई प्रायर लर्निंग स्कीम जो बार बार न्यूज़ में मेंशन की जा रही है वो किसके रेफरेंस में है? किसके? संदर्भ। रेफरेंस इज संदर्भ। इट इज़ ए सर्टिफाइंग द स्किल्स, यानी स्किल्स को सर्टिफाई करने की एक प्रोसेस है। किसकी स्किल्स? जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं जिन्होंने ट्रेडिशनल चैनल्स के थ्रू स्किल्स एक्वायर्ड की हैं, उनको सर्टिफाई करना, दैट इज़ द मेन टास्क अंडर दिस स्कीम। ये क्या है? ये एक असेसमेंट प्रोसेस है जो यूज़ की जाती है किस चीज़ के लिए? टू एवेल्युएट ए पर्सनस एग्जिस्टिंग स्किल सेट्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस गेन्ड आइदर बाय फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग। कैसे भी किसी भी इंसान ने जो अपना स्किल्स, किसी के पास जो मौजूदा स्किल सेट है, कोई काबिलियत है, कोई नॉलेज है या एक्सपीरियंस है, वो क्या है उस चीज़ को एसेस करना और सर्टिफाई करना, दैट इज़ द रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम। ये प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना का एक पार्ट है, दैट वाज लॉन्च्ड इन 2015। इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है किसके अंडर में? संकल्प प्रोग्राम के अंडर में। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इज़ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अलाइन द कम्पिटेंसीज ऑफ अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स। किस चीज़ के साथ कम्पिटेंसीज को अलाइन करना? जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन प्रोग्राम है उसके साथ। इन एडिशन टू दिस द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वालिटी। इस स्कीम्स के कुछ मेन फीचर्स या खासियत हैं, क्या हैं वो? कि भी जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका फ्री पार्टिसिपेशन है और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा 3 ईयर्स के लिए।
और जो कैंडिडेट सक्सेसफुली सर्टिफाई किए जाएंगे उनको 500 रुपये की राशि भी दी जाएगी। Then the exposure will be provided to for the concepts of digital and financial literacy. In addition to this, workers will be skilled in multiple trades like construction, electricity, plumbing, pottery, handicrafts. Then there is National Skill Development Program. ये क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है जिसको कब लॉन्च किया गया? 15/7/2015 में। उस दिन क्या होता है? वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे होता है। एंड इसका क्या पर्पज़ है? इसका पर्पज़ ये है कि भाई एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाए सेंटर और स्टेट के लेवल पे। क्यों? ताकि जो स्किलिंग एक्टिविटीज़ है, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में है। दैन इसके अंडर में 7 सबमिशंस हैं विच आर इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कन्वर्जेंस, ट्रेनर्स, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल लिवलीहुड्स, लिवरेजिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इसी प्रोग्राम के अंडर में, दैट इज़ पीएम कौशल विकास योजना, जो एक शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। किसके लिए? यूथ्स के लिए, जो वोकेशनल ट्रेनिंग की फॉर्म में उनको वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जैसे ITIs वगैरह जो। देन देर इज संकल्प प्रोग्राम, दैट इज स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया वर्ल्ड बैंक के साथ कोलेब्रेशन में। क्यों? ताकि जो स्किल डेवलपमेंट की प्रोग्रामिंग है, प्लानिंग है, उसको डिसेंट्रलाइज्ड वे में किया जा सके और नेशनल स्किल डेवलपमेंट के मैंडेट को इम्प्लीमेंट किया जा सके। देन देर इज़ उड़ान, दैट इज़ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर जम्मू एंड कश्मीर। फाइनली देर इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? It decides the RBI's benchmark interest rates. Number 2, it is a 12-member body including the governor of RBI and is reconstituted every year. It functions under the chairmanship of Union Finance Minister. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 1 and 2 only, 3 only, 2 and 3 only. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में क्वेश्चन फ्रेम हुआ है कि भाई इस कमेटी का काम क्या है? इट डिसाइड्स RBI's बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, दैट इज़ ट्रू। ये 12 मेंबर कमेटी नहीं है, ये 6 मेंबर कमेटी है जिसमें RBI के और गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं 3+3 की फॉर्म में। एंड जो इसके चेयरमैन हैं वो RBI के गवर्नर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में ऑलरेडी लेक्चर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 में बात हो चुकी है पूरी डिटेल से, जहाँ हमने मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस किया था, जिसके बारे में प्रीलिम्स 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन से आप आइडिया लगा सकते हैं कि PYQs की इम्पोर्टेंस कितनी है। अगर 2015 के एनालिसिस में आपने मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को अच्छे से पढ़ लिया तो आप देख सकते हैं कि 2017 में फिर से क्वेश्चन आया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे। 2015 में आया मॉनेटरी पॉलिसी पे, देन देयर इज क्वेश्चन ऑन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। सो होलिस्टिक वे में आप कवर करें टॉपिक को, देन इट विल हेल्प यू इन अपकमिंग एग्जाम्स। एंड दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।